आज उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जो विधेयक सदन में लाया गया है और इस विधेयक के चर्चा में बहुत अधिक संख्या में माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और सुझाव दिया है। मैं समझता हूं कि सदन ने जिस गंभीरता से चर्चा किया है, आज उसका अच्छा परिणाम जनजातीय और आदिवासी लोगों के बीच में इस बात को लेकर कि जनजातीय मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दे पर सदन गंभीर होकर चर्चा करता है। जहां माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित विधेयक पर समर्थन किया है, वहीं जो विभिन्न राज्यों से आने वाले उन समस्याओं को भी सामने लाया है और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी सम्मिलित है। सभापति महोदया, जहां आज लगभग कुल मिलाकर 24 माननीय सदस्यों ने और सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसमें भाग लिया, मैं उन सारे लोगों का आभारी हूं, समर्थन के लिए भी, सुझाव के लिए भी और वैसे विषयों को, संबंधित विषयों को भी सामने लाने के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय सांसद ने छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ समुदायों के बारे में, तो वहीं इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने राज्यों के संदर्भ में अपनी बातें कही है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में यह जो विधेयक है वो एक समाधान का रास्ता है। माननीय सदस्य ने, श्री सुनील कुमार सिंह जी ने कहा कि ये, और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि यह 2002-2003 में इसी उत्तर प्रदेश और इसी विषय को लेकर विधेयक इस सदन में पारित किया था। आज जो विधेयक आया है उसमें कुछ सुधार के साथ फिर से सदन के अनुमति के साथ, ताकि उन क्षेत्रों में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, जनजातीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, दुरूह क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र जहां अभी अधीर रंजन चौधरी जी हमारे माननीय वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी तक उन तक सुविधाएं नहीं पहुंची। तो उन सब सुविधाएं नहीं पहुंची, 7 वर्षों का आकलन मैं उनको दे दूंगा, लेकिन उनके पीछे का आकलन तो उन्हीं को स्वयं बताना चाहिए, वैसे समय का जिसके बारे में उन्होंने या उनके या वैसे सत्ता में रहे लोगों की सबसे ज्यादा भागीदारी रही ये स्थिति बनाने में, कि आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी दयनीय स्थिति है। एजे समुदाय वो दयनीय स्थिति में नहीं है, वो जहां है वो अपने तरीके से जीने के आदी है, आदि संस्कृति है, आदि परंपरा है और अपने आप में वो जानते हैं कि हमें खुश कैसे रहना है। तमाम बाधा विघ्नों, तमाम संकटों के बीच में भी वो जानते हैं
कि बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन आदिवासी समुदाय पैसों से खुशी खरीदने कभी बाजार नहीं जाती। आदिवासी समुदाय हमेशा अपने पेड़ों, जंगलों, नदी, पहाड़ों से प्यार करते हुए निश्चल भाव से जीना चाहते हैं। खुद जंगल में रहते हैं और वो परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही इस देश में मापदंड तय किए गए। हमारे कुछ बहुत सीनियर माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि अलग अलग राज्यों में विधेयक क्यों आ रहा है। सभी राज्यों की सूची अलग अलग होती है। सभी राज्य अपने अपने तरीके से रिसर्च करने के बाद ये तय करते हैं कि किस समुदाय की पात्रता किसमें है और इसके मापदंड तय किए गए हैं और स्टेट के द्वारा वो रिकमेंड होता है और उस पर फिर आगे जो हमने पूरे देश में चर्चा करने के बाद मोडालिटीज तय किया है, मानक निर्धारण किया, उसके आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है और उस समीक्षा के उपरांत उस राज्य को और राज्य के आदिवासियों के बारे में यह सदन चर्चा करता है। और इसलिए यह पूरे देश की सूची या भारत सरकार की सूची नहीं होती, यह राज्यों की सूची होती है जिसको भारत सरकार मानती है कि उस राज्य के ये आदिवासी और ये देश के आदिवासी। इसलिए सभी राज्यों के आप देखेंगे सूची अलग अलग होती है और इसलिए समाधान का रास्ता ढूंढते हुए कि हम हर राज्य के ऐसे समस्याओं को चिन्हित करते हुए उसका समाधान करते समय गंभीरता से चर्चा करें। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि 24 माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा किया है। यह बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कम हुई है, लेकिन अन्य अन्य प्रदेशों के बारे में भी चर्चा हुई है। जनजातीय समुदायों के बारे में चर्चा हुई है, जनजातीय समुदाय के बारे में चिंता व्यक्त की गई। तो यह अच्छी परंपरा भी है और अच्छी बात भी है कि हम एक एक राज्यों को समाधान के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। यह एक जो मामला है, यह मामला एक छोटा सा ऐसे विषय के कारण फिर से लाया गया है, क्योंकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर ऐसे विषयों की व्याख्या की है, ऐसे विषयों पर चर्चा किया है और अपने फैसले में कहा है कि कोई भी इस तरह के शब्दों में भी कोई भी इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो इस पर सदन ही विचार कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 341 या 342 जिसके तहत जनजातीय हो या जनजाति समुदाय हो उसके बारे में यह शेड्यूलिंग किया जाता है कि ये इस जाति की सदस्य है। इस दृष्टि से उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस बात को कहा है कि ऐसे कोई भी मामले जब आते हैं तो ये मामले सदन में जाकर के इस पर विचार किया जाना चाहिए। और आज बेहद प्रसन्नता है माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सभी ऐसे राज्यों के ऐसे विषयों पर गंभीरता से विचार हो रहा है और उसका समाधान का रास्ता ढूंढा जा रहा है। और इसी कड़ी में, क्योंकि यह विधेयक 2002 में पारित हुआ, पारित होते समय यह सूचना प्राप्त नहीं हो सकी कि वहां जिला विभाजित हो चुका है। अब संपूर्ण जिला नोटिफाइड है, लेकिन चूंकि उसका विभाजन हो चुका था और इसकी सूचना सदन को उस समय नहीं दी गई और यही कारण हुआ कि संपूर्ण जिला अधिसूचित होते हुए भी नए जिला का नाम नहीं होने के कारण वैसे समुदाय वंचित हो। यह शेड्यूल ट्राइब में नोटिफाई हो चुके हैं, लेकिन जिला का, जैसे अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जिला का जैसे बनारस से कट के, बस्ती से कट के, देवरिया से कट के,
और सोनभद्र से कट के जो जिले बने हैं, चाहे वो संत नगर हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे कबीर नगर हो, चाहे चंदौली हो, ऐसे राज्यों, ऐसे जिलों के लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है सदन में पारित होने के बाद भी। इसलिए इसको गंभीरता से देखा गया। कई माननीय सदस्यों ने कुछ चर्चा किया कि यह चुनाव के कारण और चुनाव के विषयों को लेकर के। देखिए, इस देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें सभी राज्यों के अलग अलग समय पर चुनाव की एक तिथि बनी हुई है और इस देश में चुनाव होता रहेगा। कभी इस राज्य में चुनाव हो रहा है, कभी दूसरे राज्य में हो रहा है, और इसलिए कई माननीय सदस्यों का या भारतीय जनता पार्टी का भी यह सोच है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि सभी राज्य और देश का चुनाव एक साथ होना चाहिए। लेकिन यह अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस पर सहमति बनेगी, सब प्रयत्न करेंगे, सबके साथ मिलकर के एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो यह होगा। लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है, तो चुनाव कहीं ना कहीं हो रहे होंगे इस तरह की बातें। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है, और उसमें फिर से वहां की जनता ने भरपूर मतदान देकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां सरकार बना दिया। इसलिए ये चुनाव से संबंधित नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हर राज्य का। अब इसके पहले कर्नाटका का हमने किया, उसके बाद अरुणाचल का हम लोगों ने किया, उसके बाद इसी सदन ने त्रिपुरा पर चर्चा किया, झारखंड का करने वाले, छत्तीसगढ़ का भी करने वाले हैं, उड़ीसा का भी करने वाले हैं। ऐसे कई जो राज्य है उन राज्यों के समीक्षा, क्योंकि इसमें जो मानक निर्धारित किया गया, जो मापदंड तय किया गया, उस मापदंड के आधार पर यह सारी चीजें सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि हम गंभीरता से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चाहते हैं कि जनजाति और जनजाति क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, और उसको मूल धारा में लेकर जिस संकल्प के साथ जनजाति समुदाय के, आज यदि गोंड की कहे, अभी चर्चा हो रही थी रानी दुर्गावती के बारे में, वक्त बुलंद शाह के बारे में, कई ऐसे महान योद्धा भी रहे, उनके अपनी व्यवस्था रही, एक शासन पद्धति, एक कस्टमरी सिस्टम, उसके तहत उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, संघर्ष किया और अपने देश के लिए बलिदान दिया। और इसी सम्मान स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को इस देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में सुनिश्चित। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि देश के प्राइड को कभी जगाने की कोशिश ही पिछले कई वर्षों में नहीं हुई, और यदि इस बात को किसी ने समझने का प्रयत्न किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि देश का स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है, और आदिवासी समुदाय उस स्वाभिमान के मूल में बैठे हुए संघर्षशील जीवन के साथ आजादी के लड़ाई में टूट पड़े, अपने को बलिदान किया। इसलिए माननीय सभापति महोदया, अभी वैसे तो बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखते समय अपने राज्यों के बारे में, लेकिन चूंकि माननीय अधीर रंजन जी ने बजट से रिलेटेड, डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड और ऐसे कुछ विषय उठाए जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से माननीय अधीर रंजन जी को बताना चाहता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं कि देखिए, आप 2013-14 के पहले का आंकड़ा अगर देखें, अभी का बात बताइए, वो सुनने में खराब लगता है। तो आजादी के लंबे कालखंड में, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस लंबे कालखंड में आपके जो सैंक्शनड स्कूल थे वो 167 थे, लेकिन आज सैंक्शन स्कूल 669 है। आपके समय में
फंक्शनल स्कूल 119 था और आज फंक्शनल स्कूल 367 है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आपके समय में पर स्टूडेंट कॉस्ट होता था 42,000 और हमारे इस कार्यकाल में 1,09,000 पर स्टूडेंट का खर्चा था। आप जिस समय एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में राशि देते थे उसमें 12 करोड़ की व्यवस्था थी और आज वो 38 करोड़ की व्यवस्था है। जो दुरूह क्षेत्र है उस समय आपका 16 करोड़ था, अभी उस पर 48 करोड़ का आवंटन एक एकलव्य विद्यालय में दिया जाता है। बजट आउटले की बात आपने की, बजट के बारे में आपके समय में 13-14 में 978 करोड़ था, अभी 2546 करोड़ है और आगामी 5 साल में हमने इसमें 28,000 करोड़ की व्यवस्था की है। तो ये विभाग बनाया, अटल जी ने तो ये विभाग बनाया, आपने तो विभाग ने बनाया, हमने बनाया, अटल जी ने बनाया विभाग, ट्रैवल अफेयर्स अलग विभाग अटल जी ने बनाया। 13-14 के समय में आपका जो टोटल एसटीसी कंपोनेंट एंड बजट का प्रोविजन था वो 21,000 करोड़ था और अब हमने उसको बढ़ा करके 85,930 करोड़ किया है। हम लोगों ने नया स्कीम बंधन केंद्र प्रारंभ किया है। बंधन केंद्र प्रारंभ किया है। जो पहले ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसकी संख्या बढ़ाई है, पहले 17 था, अभी 27 कर दिया है। आपका भी उम्र बढ़े। उस समय आप छोटे थे, आज बड़ा। पहले तो इस तरीके से अगर आप पैरामीटर को देखें और बजट आउटले को देखें और प्रावधानों को देखें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस समय देश के वैसे दुरूह क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करते हुए आपने कहा, बात सही है कि नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, आप जाकर के आज देखिए कि वहां पर कितने सड़कों का काम हो रहा है, बॉर्डर एरिया में कितने तेजी से सड़कों का काम चल रहा है। चाहे वो लेह लद्दाख का बॉर्डर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का काम तेजी से चल रहा है। इसलिए मैं पास करेंगे, आपका सरकार है। झारखंड में तो आप ही चला रहे हैं। झारखंड में आप ही चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उप सभापति महोदया, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के नए जिले संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर के अनुसूचित जनजातियों की सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पहाड़ी, पथारी, राजगोंड समुदाय का समावेशन और उपयुक्त जिलों के अनुसूचित जातियों की सूची से गोंड समुदाय को हटाने का प्रस्ताव पास करने का अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री